नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ। सारे मुस्लिम देशों को खूनी रमजान मुबारक हो। ईरान के सरकारी मीडिया ने कुछ इस तरह से रोते हुए अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत की पुष्टि की। ईरान इस समय अकेला लड़ रहा है। मुस्लिम देश ईरान का साथ इसलिए नहीं देने आए क्योंकि ईरान अकेला शिया है और बाकी सभी सुन्नी। ईरान और अमेरिका के बीच में ओमान की मध्यस्थता में जिनेवा में एक द्विपक्षीय शांति वार्ता विफल होने के बाद तीसरी द्विपक्षीय वार्ता ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में होनी थी, लेकिन इससे पहले ही 28 फरवरी 2026 को सुबह इजराइल ने 30 बम धमाकों के साथ ईरान के सुप्रीम लीडर सहित 40 वरिष्ठ अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। खामेनी की बेटी, दामाद, पोता पोती और बहू यानी सारे परिवार का खात्मा कर दिया। अमेरिकी इजराइल हमलों में रक्षा मंत्री आमिर नासिरजादह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अली समखानी, रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बाकूर सहित 40 वरिष्ठ अधिकारियों को मार दिया गया। फर्म न्यूज एजेंसी ने कहा कि 37 साल तक सर्वोच्च नेता रहे 86 वर्षीय खामेनी शनिवार सुबह तेहरान में स्थित उनके कंपाउंड पर अमेरिका इजरायली हमले में मारे गए। इजराइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों काफी समय से ऐसे मौके की तलाश में थी जब ईरान के नेता एक साथ मीटिंग में मौजूद हो। इजराइल की सेना ने कहा कि खामेनी को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वह अपने कमांड परिसर में अन्य अधिकारियों के साथ मौजूद थे। इसी के साथ जो है ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी की मृत्यु के बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर खामेनी के मारे जाने की घोषणा की और कहा कि इतिहास में सबसे बुरे लोगों में से एक खामेनी मारे जा चुके हैं, और इसी के साथ चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान ने जवाबी हमला किया तो हम उस पर ऐसा घातक हमला करेंगे जो पहले कभी नहीं देखा गया हो। दूसरी तरफ ईरानी आर्मी यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि हम कसम खाते हैं अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इतिहास के सबसे भीषण आक्रामक अभियान चलाएंगे, और इस प्रकार से एक दूसरे पर जो है धमकियां भरे अंदाज में घोषणा कर रहे हैं। ईरान में 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है और 7 दिनों का राष्ट्रीय अवकाश, वहां का झंडा 40 दिनों तक झुका रहेगा। अमेरिका ने ईरान में अयातुल्लाह अली खामेनी की सत्ता उखाड़ फेंकने के लिए एक ऑपरेशन चलाया और इस ऑपरेशन का नाम दिया एपिक फ्यूरी, यानी एपिक मतलब भव्य या ऐतिहासिक, फ्यूरी मतलब प्रचंड क्रोध। इसी प्रकार अपन देखें तो इजराइल ने वहां पर सत्ता परिवर्तन के लिए अपने हमले किए और इन हमलों का नाम दिया रोरिंग लॉइन, यानी दौड़ता हुआ शेर। उस समय 1979 में जब इस्लामिक क्रांति हुई और उसके बाद रज्जा पहलवी यानी शाह का शासन था, और इस शासन में जो है इस्लामी झंडा था, ईरान का जो झंडा था उसमें जो है दौड़ता हुआ शेर दिखाया गया है, और उसी झंडे को लेकर के इजराइल ने अपना जो ऑपरेशन रखा है रोरिंग लॉइन ऑपरेशन नाम रखा, यानी यह ईरान में सत्ता परिवर्तन की ओर इशारा करता है और सत्ता को बदलने का मैसेज देता है। ईरान ने भी जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 यानी सच्चा वादा शुरू किया, और इस ऑपरेशन के जरिए ईरान ने जो है जंग का ऐलान कर दिया है। अभी ईरान जो है 8 देशों के साथ लड़ रहा है जो अमेरिकी समर्थक देश हैं, जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस बने हुए हैं, और वहां पर वो है ईरान अपनी मिसाइलों और ड्रोनों से उन पर हमला कर रहा है। इन मध्य पूर्व के 8 देशों में अगर देखा जाए तो कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इराक, इन 8 देशों में अमेरिका के सैन्य बेस बने हुए हैं, और जहां पर जो है ईरान इस ऑपरेशन के थ्रू वो अपने जो है मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहा है। ईरान ने इजराइल के हाइफा, तेल अवीव और गैलीली जैसे शहरों पर भी कई मिसाइलें दाग चुका है। इसी बीच में ईरान में क्या हो रहा है, तो ईरान में अगर अपन देखें तो अयातुल्लाह अली खामेनी ने 3.5 दशक शासन में ईरान को इस वर्तमान रूप में ढाला। रूस और चीन के साथ करीबी संबंध रखते हुए खामेनी ने हमेशा अमेरिका से टकराव रखा। यह टकराव आज उसकी मौत का कारण बना। अब ईरान में सर्वोच्च नेता के तौर पर धर्मगुरु अयातुल्लाह अली रेज़ा आरफी को अंतरिम सुप्रीम लीडर बना दिया गया है। उन्हें ईरान के अंतरिम नृतत्व परिषद में विधि विशेषज्ञ के रूप में चुना गया है, जो राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी अजहरी के साथ मिलकर के देश की कमान संभालेंगे। यह संरक्षक परिषद और विशेषज्ञ सभा के भी सदस्य हैं जो अगले सर्वोच्च नेता का चुनाव करेंगे। ईरान में 88 सदस्यीय पैनल है जिसे उन असेंबली ऑफ एक्सपर्ट कहते हैं, जो हर 8 साल में अपना
चुनाव, इनके सदस्यों का चुनाव होता है और इन्हीं में से कोई एक नेता, सर्वोच्च नेता या फिर सुप्रीम लीडर चुना जाता है। वहां का संविधान कहता है कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट को तुरंत सुप्रीम लीडर के लिए चुनाव कर देना चाहिए। और इसी लाइन में अपन कहें तो दो जो सर्वोच्च नेता हैं वो इसी पंक्ति में खड़े हैं। एक तो वहां का जो धर्मगुरु आयतुल्ला अली रेज़ आरफी और दूसरे जो है आयतुल्ला अली खामेनेई के बेटे जो है मुज्तबा खामेनेई। और ये अभी तक किसी भी सरकारी पद पर इन्होंने हासिल नहीं किया है, लेकिन अब ये सर्वोच्च नेता की पंक्ति में खड़े हुए हैं तो इन्हों को भी सर्वोच्च नेता बनाया जा सकता है। लेकिन आखिर अमेरिका और इजराइल ने आयतुल्ला अली खामेनेई को निशाना क्यों बनाया, वो ऐसा क्या कर रहे थे? तो इसके ऐतिहासिक पहलू को अगर तुम देखें तो यूएसए ईरान के संबंध 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद से ही तनावपूर्ण रहे। 1979 की शुरुआत में वहां पर रजा पहलवी यानी शाह का शासन था। कहने को तो यह शासन संवैधानिक राजशाही शासन था, लेकिन व्यवहार में एक अधिनायकवादी शासन था जो अमेरिका का समर्थक था। यानी जो रजा पहलवी यानी शाह शासन था उस समय अमेरिका के समर्थक में शासन था और इसीलिए वो वहां पर शासन कर पा रहा था। लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद वो जो है वहां देश छोड़ करके भाग गया और फरवरी में जो है रुहुल्लाह ख़ुमैनी जो निर्वासित इस्लामिक धर्म गुरु थे वो वहां पर आए और 1979 में वहां पर एक जनमत संग्रह करवाया और जनता से पूछा गया कि देश को इस्लामिक गणराज्य बना देना चाहिए कि नहीं। 90% से अधिक जनता ने इस्लामिक गणराज्य बनाने के पक्ष में मत किया और उसको जो है ईरान को आधिकारिक तौर पर इस्लामिक गणराज्य घोषित कर दिया गया। दिसंबर 1979 तक आते आते वहां पर एक नया संविधान घोषित कर दिया गया और 1989 में रुहुल्लाह ख़ुमैनी की मृत्यु के बाद उनका जो उत्तराधिकारी आयतुल्ला अली खामेनेई को वहां की सत्ता का सुप्रीम लीडर बनाया गया। और 2000 के दशक में ईरान और अमेरिका के मध्य में परमाणु कार्यक्रम को लेकर के तनाव शुरू हुआ और अमेरिका ने अंत में जो है ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए और वर्ष 2015 तक आते आते अमेरिका और ईरान के मध्य में एक परमाणु समझौता हुआ। 14 जुलाई 2015 में ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA संयुक्त व्यापक कार्य योजना इस समझौता होता है और ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसको अंतिम रूप दे दिया जाता है। इसमें P5+1 देश और ईरान के मध्य में ये समझौता होता है। P5+1 यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो स्थायी सदस्य हैं जिन्हें वीटो का अधिकार है, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चीन, ये सदस्य और यूरोपियन यूनियन। इस प्रकार से P5+1 और ईरान के मध्य में समझौता होता है जिसमें ईरान अपने परमाणु कार्यक्रमों को सीमित कर देता है यानी यूरेनियम संवर्धन यानी यूरेनियम एनरिचमेंट को सीमित कर देता है और अपने परमाणु कार्यक्रम को जो अंतरराष्ट्रीय परमाणु संस्था यानी IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी समय समय पर उसका निरीक्षण करने की अनुमति देने का यह समझौता होता है। और इसके बदले में ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं और इसी के साथ वो है तेल निर्यात भी करने की जो है सीमा हटा दी जाती है। ठीक है, इस प्रकार से उस पर लगे हुए सभी सैंक्शन हटा दिए जाते हैं। लेकिन वर्ष 2018 में अमेरिका इस समझौते से वर्ष 2015 का जो परमाणु समझौता होता है उससे अलग हो जाता है और इसके बाद जो है ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से स्टार्ट कर देता है यानी यूरेनियम संवर्धन फिर से एक सीमित मात्रा में शुरू कर देता है। लेकिन अब अमेरिका और उसके सहयोगी देश जो जैसे कि इजराइल अब कह रहे हैं कि यह परमाणु समझौता फिर से होना चाहिए। लेकिन इसमें ईरान की भी कुछ सीमाएं हैं। ईरान कुछ शर्तों को मान रहा है, कुछ को नहीं। लेकिन फिर जो है अमेरिका और इजराइल वहां पर सत्ता परिवर्तन करने का लक्ष्य निर्धारित करते हैं और वहां की जनता को यह आश्वासन देते हैं कि वहां पर सत्ता परिवर्तन के लिए प्रदर्शन होना चाहिए और एक अपना नेता एक अलग से चुन लेना चाहिए। इस प्रकार से सत्ता परिवर्तन के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करता है और इसी सत्ता परिवर्तन के लक्ष्य को लेकर और ट्रंप अपनी शर्तों को मनवाने के लिए ईरान पर हमला करते हैं। आखिर ये शर्तें अभी है क्या? अगर इन शर्तों में अगर हम देखें तो न्यूक्लियर नेगोशिएशंस यानी ट्रंप की शर्तें हैं कि ईरान अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम बंद करे। अमेरिका को शक है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर सकता है और इसी वजह से उसने कई बार उस पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए। लेकिन ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ बिजली उत्पादन के लिए है और वैज्ञानिक रिसर्च के लिए है, न कि परमाणु हथियार बनाने के लिए। इसमें अमेरिका कह रहा है कि उसे बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को बंद करना चाहिए यानी रोकना चाहिए। बैलिस्टिक मिसाइल के मुद्दे पर ईरान
बिल्कुल साफ कहता है कि उसके बैलिस्टिक मिसाइल उसकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है और इस मुद्दे पर वह कोई समझौता नहीं करना चाहता। वह इसे अपनी रेड लाइन मानता है, लेकिन इजराइल कहता है कि ईरान उसे मारने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल रखे हुए हैं। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक है, वहीं ईरान इजराइल का सबसे बड़ा विरोधी और उस पर क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने के आरोप लगाता रहता है। अमेरिका कहता है कि ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद प्रॉक्सी गुटों जैसे हिजबुल्ला, हमास, हूती के समर्थन देना बंद करे, जो उसके एक्सेस और रेसिस्टेंस का हिस्सा है। लेकिन ईरान वो है जो इराक, सीरिया, लेबनान और यमन जैसे समर्थक देशों के गुटों को मदद देकर के अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। ईरान कहता है कि वो अपने हितों और सहयोगियों के रक्षा कर रहा है। इस प्रकार से ईरान अमेरिका की शर्तों को नहीं मान रहा है और वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो अमेरिका और इजराइल से ही नहीं, वो अन्य देशों जो उसके पड़ोसी देश हैं, जो अमेरिका के समर्थक हैं, उनसे भी लड़ रहा है। जो अमेरिका की गोद में जाकर के बैठ रहे हैं, उनसे भी वो लड़ रहा है। बहरीन, जॉर्डन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ये देश हैं जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस हैं, तो वहां पर भी वह हमला कर रहा है। एक अकेला ईरान सब पर इस समय भारी पड़ रहा है, तो अमेरिका को भी सोचना होगा। वो अपने आप को वैश्विक शक्ति कहता है, क्योंकि अमेरिका जो कि वादे करता है उसे पूरा नहीं करता है और ईरान को डर है कि उसके यहाँ पर जो है इराक और सीरिया जैसा न हो जाए कि पहले तो वहाँ की जो है वहाँ के जो प्रमुख नेता थे उनको या तो मार दिया गया और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर दिया गया और वहाँ को वैसे ही छोड़ दिया गया। इसी प्रकार ईरान को ये डर है कि उसका अस्तित्व खतरे में, और इसीलिए इन देशों से वह लगातार लड़ रहा है। और हम किसी ऐसे हमले का समर्थन नहीं करते हैं। हम विश्व में शांति स्थापित करने का एक मैसेज देते हैं कि विश्व में शांति स्थापित हो और मानव और जनधन की हानि ना हो। बस आज तक के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सुनने के लिए। भू राजनीतिक या वैश्विक स्तर पर ऐसे मुद्दों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।